हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं स्पनिंग गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के करियर क्लासेस में। कैसे हैं साथियों? तो साथियों आज मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं। जो हमारा क्लास चल रहा था भारतीय कृषि वर्ग के बारे में, हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो उसी अगले आज मैं क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है, इसको सुनिएगा और समझिएगा कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं और बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। यानी आपको डरना नहीं है और आपको हिम्मत के साथ डटे रहना है जब तक कि हमको सफलता ना मिल जाए। ठीक है, आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं हार जाऊंगा या मैं सिलेक्शन नहीं ले पाऊंगा। आपको लगातार मैदान में डटे रहना है, तो एक ना एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। तो स्वागत करते हैं आपका डीके करियर क्लासेस में और क्लास को अपनी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कृषि विकास और भूमि सुधार, तो उसी में आज हम लोग थोड़ा आगे आए हैं। अगला थोड़ा सा नए टॉपिक है आज। थोड़ी सी आज हम फसलों के बारे में जानेंगे, फसलों का वर्गीकरण जानेंगे और फसल चक्र जानेंगे थोड़ा सा। तो फसल चक्र की अगर हम बात करें कि भारत में किस किस प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, ठीक है, तो भारत में बेटा मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। इनको क्या क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर बात करें भारत में फसल चक्र की, तो भारत में मुख्य रूप से आपकी 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। एक तो आपकी पाई जाती है नंबर 1 खरीफ की फसल, नंबर 2 रबी की फसल और नंबर 3 जायद की फसल। अगर इनके अन्य नाम की बात करें तो जो खरीफ की फसल है उसके लिए हम लोग उष्णकटिबंधीय फसल भी कहते हैं। क्या? उष्णकटिबंधीय फसल भी कहते हैं। और ये जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक है, जैसे कि जब दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है तो उस समय ये बोई जाती है और फिर सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती है। अगर इसे एग्जाम्पल की बात करें कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, तो उनकी जो मुख्य फसलें खरीफ की वो हैं, जैसे आपके चावल है, मक्का है, ज्वार है, गन्ना है, मूंगफली है, बाजरा है, सोयाबीन है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, चाय है, कपास है। तो ये इसकी मुख्य फसलें हो गई, इनको सबको आप नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रबी की फसल की। तो रबी की फसल की अगर बात करें तो इसे हम लोग समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल भी कहते हैं। समशीतोष्ण का अर्थ जानते हैं आप लोग क्या होता है? वहाँ पर तापमान थोड़ा सा कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। ठीक है, इस समय पे कम तापमान होता है तो इसलिए शीतोष्ण कहते हैं, तथा उपोष्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे अधिक तापमान भी होता है, तो इसलिए इसको समशीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। ठीक है, तो जब ये फसल पकती है तब वहाँ पर जो मौसम होता है वो उपोष्ण होने लगता है। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर में फसल बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है। तो अक्टूबर नवंबर के समय मौसम कैसा होता है? शीतोष्ण। और जब ये काटी जाती है तो ये हो जाता है उपोष्ण, इसलिए इसको समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल भी कहते हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो गेहूँ है, जौ है, सरसों है, चना है और आपका मटर है, तिल है और अलसी है। ये इसके प्रमुख एग्जाम्पल हो गए। अब लास्ट में बात आती है जायद की फसल की। तो जायद की फसल की अगर बात करें तो बेटा ये एक अल्पकालिक फसल है, आप भी जानते हैं। अल्पकालीन फसल है, ये कम समय के लिए होती है। ये इसमें होता क्या है, जब रबी की फसल कट जाती है आपकी मार्च अप्रैल में, तो उसके बाद में ये फसल बोई जाती है। ठीक है, ये जो फसल की ऋतु है, ये इसको जो मौसम है, तो ये रबी की फसल काटने के बाद तैयार की जाती है। यानी अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। इसमें मोस्टली आपकी लताएं वाली सब्जियां आती हैं या जो हमारी ऐसी सब्जियां आती हैं जो इस मौसम में पाई जाती हैं। जैसे कि कौन कौन से उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे खरबूज हो गया आपका, तरबूज हो गया आपका, खीरा है, ककड़ी है, करेला है और बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो इसमें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, और इसमें हमारे चारे वाली फसलें भी आ जाती हैं। तो ये हो गया हमारा जायद की फसलें। तो आशा करता हूँ आपके लिए समझ में आ गया होगा कि खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। समझ आपको याद रखना है कब बोई जाती है, कब काट दी जाती है और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फसलों के वर्गीकरण की कि फसलों का अगर हम वर्गीकरण करें तो किस प्रकार से हम लोग फसलों को बांटेंगे। तो बेटा अगर हम बात करें फसलों की, तो फसल होती क्या है? तो फसल वो होती हैं जो व्यापारिक स्तर पर
की जाने वाली खेती ही फसल कहलाती है। यानी अगर हम कॉमर्शियल या बिजनेस पर्पज़ से कोई भी खेती करें तो वही खेती हमारी क्या कहलाती है, फसल कहलाती है। ठीक है। अब फसल कितने प्रकार की होती है, तो फसल मुख्य रूप से बेटा 3 प्रकार की होती हैं। क्रॉप्स आर 3 टाइप्स विच इज खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें और नकदी फसलें। ये 3 प्रकार की आपकी होती हैं। तो हम जानेंगे कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें हैं, कौन कौन सी व्यापारिक फसलें हैं और कौन कौन सी नकदी फसलें हैं। ठीक है। तो जो खाद्यान्न फसलें हैं तो ये फसलें क्या करती हैं, ये फसलें हमारे भोजन की आपूर्ति करती हैं। ठीक है। खाद्यान्न फसलें वो होती हैं जो भोजन की पूर्ति करती हैं। अभी हम इनका डिटेल भी आगे जानेंगे, देखो आगे इनके नाम भी जानेंगे, एग्जाम्पल भी जानेंगे। व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो व्यापारिक फसलें साथियों 5 प्रकार की होती हैं। एक तिलहन वाली फसलें जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, दूसरी रेशे वाली फसलें जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, तीसरी उद्दीपक फसलें जिनसे हमें बेवरेज प्राप्त होते हैं या कह सकते हैं हमारे लिए पेय पदार्थ प्राप्त होते हैं या कोई नशीले पदार्थ प्राप्त होते हैं। अगला शर्करा वाली फसलें जिनसे हमारे लिए शुगर की प्राप्ति होती है, और लास्ट है दलहन फसलें जिनसे हमारे लिए दालों की प्राप्ति होती है। तो ये 5 प्रकार की हमारी व्यापारिक फसलें होती हैं। इसके बाद में लास्ट की बात करें तो लास्ट में हमारी आती हैं नकदी फसलें। तो ये ऐसी फसलें होती हैं जिन्हें बेचकर तुरंत धन प्राप्त हो जाता है। जैसे आपका गन्ना है, कपास है, जूट है, चाय है, इनको मार्केट में बेच के तुरंत ही हमारा क्या होता है, पैसा मिल जाता है। ठीक है। तो अभी हम इनको देखते हैं कौन कौन सी फसलें हैं। बात करते हैं सबसे पहले खाद्यान्न फसलें की। तो ऐसी फसलें जो हमारे भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं उन्हें हम लोग खाद्यान्न फसलें कहते हैं। तो प्रमुख खाद्यान्न की अगर बात करें तो प्रमुख खाद्यान्न हमारे हो जाते हैं चावल, गेहूँ और जौ। ये हमारे प्रमुख खाद्यान्न हैं, ये मोटे अनाज हैं। ठीक है। चावल, गेहूँ और जौ, सॉरी, ये प्रमुख खाद्यान्न है जो हम लोग खाते हैं। अब मोटे खाद्यान्न की बात करें, जो मोटे अनाज हैं, मोटे खाद्यान्न हैं, तो ये हमारे ज्वार, बाजरा, मक्का और मंडुआ। मंडुआ किसे कहते हैं, मंडुआ कहते हैं रागी को, गांव वाले लोग जानते होंगे मंडुआ। तो ये मोटे खाद्यान्न है। अगर बात करें लघु खाद्यान्न की या जो माइक्रो खाद्यान्न, तो ये लोकल में तो हम लोग तो कम खाते हैं, लेकिन अगर कहीं हम लोग ज़्यादातर साउथ की बात करें या आपका कहीं बात करें, अगर हम लोग आदिवासी हो गया जो जंगल में रहते हैं, तो वो इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं। जैसे लघु खाद्यान्न वो हैं कोंदो, सांबा, काकुन, चना या कुटकी। तो इनको कहते हैं लघु खाद्यान्न या माइक्रो खाद्यान्न। ठीक है। तो ये हमारी हो गई खाद्यान्न फसलें। अब इसके बाद में आती हैं हमारी व्यापारिक फसलें। ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले इसमें हमने बताया आपके लिए तिलहन वाली फसलें आती हैं। तो तिलहन फसलें जो आती हैं व्यापारिक में वो कौन कौन सी हैं, जिनसे तेल की प्राप्ति होती है। सरसों है, तिल है, अरंडी है, अलसी है, सूरजमुखी है, इनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है। मूंगफली पे से भी तेल निकलता है, तो वो भी तिलहन फसलों में आ जाती है। ठीक है। दूसरा रेशे वाली फसलों की बात करें जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है, तो उसमें हमारी कपास है, जूट है ना, मेस्ता है, शनई है, तो इनसे हमें रेशा प्राप्त होता है, जिनसे हम चटाई, रस्सी आदि बुनते हैं। ठीक है। अब लास्ट में आते हैं उद्दीपक फसलें। उद्दीपक फसल कौन सी होती हैं, जो बेवरेज वाली होती हैं, जो नशीले पेय पदार्थ जिनसे तैयार किए जाते हैं। जैसे हमारा चाय है, कॉफ़ी है, तंबाकू है। तो आप कहेंगे भैया तंबाकू तो पेय पदार्थ है नहीं, तंबाकू पेय पदार्थ भी। यहाँ पर देखा होगा गाँव में जो लोग हुक्का पीते हैं तो वो तंबाकू उसमें होती भरी हुई, तो वो हुक्के के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, तो वो तंबाकू वाला पानी होता है। तो तंबाकू को हम लोग पीने में प्रयोग करते हैं और खाने में प्रयोग करते हैं। तो ये उद्दीपक फसलें हैं। ठीक है। इसके अलावा शर्करा फसलें जिसमें चुकंदर है, गन्ना है, जिनसे हम लोग चीनी बनाते हैं, शुगर का प्रयोग करते हैं। लास्ट में आपका दलहन फसलें, इसमें आपकी अरहर है, मूंग है, उड़द है, तो जितनी भी दालें आ जाएंगी हमारी वो सारी दलहन फसलों में आ जाएंगी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप था नकदी फसलें। पहला कौन सा था आपका, खाद्यान्न फसलें, दूसरा व्यापारिक फसलें, तीसरी नकदी फसलें। तो नकदी फसलें ऐसी होती हैं जिनको बेचकर नगद हमको पैसा मिल जाता है, उनको नकदी फसलें कहते हैं। तो इसमें गन्ना, कपास, जूट, चाय आदि फसलें आती हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारा हो गया फसलों के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि कृषि की जोत क्या होती है, थोड़ा सा अलग है, हटके है। एग्रीकल्चर होल्डिंग क्या होती है। आपने सुना होगा गांव में कि उनके हिस्से में इतनी जोत आती है, उतनी जोत आती है, यानी जो खेत का एक हिस्सा या भूमि का एक क्षेत्रफल कह सकते हैं जो किसी भी किसान के पास होता है,
वो उसकी कृषि जोत कहलाती है। ठीक है, ये हमारी सिंपल भाषा हुई कि भूमि का वह क्षेत्रफल या एक वह हिस्सा जो किसी भी किसान के हिस्से में आता है या उसके परिवार का भरण पोषण में उसकी मदद करता है, वही कृषि जोत कहलाती है। सिंपल सी बात ये हमारी हो गई देसी भाषा। अगर हम थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज की बात करें तो देखो ये लिखी हुई है कि भूमि का वह क्षेत्रफल जो किसी कृषक परिवार के पास जीवन यापन करने हेतु होता है उसे कृषि जोत कहते हैं या एग्रीकल्चर होल्डिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कृषि जोत के प्रकार की। ठीक है, या क्लासिफिकेशन की, एग्रीकल्चर होल्डिंग या क्लासिफिकेशन की अगर बात आती है तो ये कितने प्रकार का होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो बड़ा कृषि जोत को दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, एक तो क्षेत्रफल के आधार पर और एक आजीविका के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर 5 प्रकार से बांटा गया है। एक हमारा सीमांत जोत, एक लघु जोत, एक अर्ध मध्यम जोत, एक मध्यम जोत और बड़ी जोत। अभी हम इनके बारे में डिटेल में ही पढ़ेंगे आगे। और आजीविका के आधार बांटा गया है 5 प्रकार से, इसमें ही बांटा गया है। आपका एक लाभकर जोत, दूसरा पारिवारिक जोत, तीसरा अनुकूलतम जोत, चौथा बुनियादी जोत और लास्ट आपका अधिकतम जोत। तो 5 प्रकार से आजीविका के आधार पर और 5 प्रकार से क्षेत्रफल के आधार पर। आइए थोड़ा सा अब इसके लिए और डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 5 प्रकार की जोत है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो नंबर 1 बात थी हमारी सीमांत जोत की। सीमांत जोत क्या होता है? तो सीमांत जोत वह होता है जो 1 हेक्टेयर से कम जोत को सीमांत जोत कहते हैं। यानी ऐसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है जो वो जोत रहा है तो उसको हम लोग सीमांत जोत कहेंगे। और भारत में 64% किसानों के पास सीमांत जोत ही है। सोचिए आप, यानी इतना बड़ा हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उसके बावजूद 64% लोगों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। ठीक है, तो वो है सीमांत जोत। अगले बढ़ते हैं, लघु जोत। तो ऐसी जोत जो 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य जोत है या 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य जोत को लघु जोत कहते हैं। और भारत में 18% किसानों के पास लघु जोत है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, अर्ध मध्यम जोत। तो 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य जोत को अर्ध मध्यम जोत कहते हैं। यानी किसान के पास, ऐसे किसान जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन है तो ऐसी ज़मीन को या ऐसी जोत को अर्ध मध्यम जोत कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मध्यम जोत। यानी 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य जोत को मध्यम जोत कहते हैं। और लास्ट है हमारी बड़ी जोत, यानी 10 हेक्टेयर से अधिक जोत को बड़ी जोत कहते हैं। तो ये हमारा 5 प्रकार से हमने जोत को बांटा। तो ये पांचों प्रकार जो हमने बांटे ये क्षेत्रफल के आधार पर बांटे। क्षेत्रफल के आधार पर 5 प्रकार की जोत होती है, सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और बड़ी जोत। तो ये हमने पढ़ लिया क्षेत्रफल के आधार पर जोत के प्रकार। अब हम लोग आगे जानते हैं। फिर से हमारा डिग्री करी क्लास का लोगो आ गया। एक बार आपसे कहना चाहेंगे फिर से कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो क्लास को अगले कंटिन्यू करते हैं साथियों। अगर बात करें फिर हम कृषि जोत के प्रकार की, तो ये हमारा चल रहा था अभी। तो आजीविका के आधार पर है एक, तो वो तो हमारा हो गया क्षेत्रफल के आधार पर। अब अगर हम बात करें आजीविका के आधार पर, तो आजीविका के आधार पर भी जोत को हमने 5 प्रकार से बांटा था। एक लाभकर जोत, एक पारिवारिक जोत, एक अनुकूलतम जोत। और इसके बाद में 2 तरह की और जोत थी, एक बुनियादी जोत और एक अधिकतम जोत। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लाभकर जोत की। नंबर 1, तो लाभकर जोत क्या होता है? जोत का वह आकार जिससे कि एक किसान एवं उसके परिवार को पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त होता है और उनके रहन सहन का स्तर भी उच्च होता है। तो ऐसे जोत वाले लोगों को लाभकर जोत कहते हैं या ऐसी जोत को लाभकर जोत कहते हैं। यानी कि भैया जिस ऐसी जोत या जोत का वह आकार जिससे एक किसान और उसके परिवार का पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त हो जाता है, यानी कि उस किसान के परिवार की बहुत अच्छे से मौज से कटती है और उनका रहन सहन भी बहुत अच्छा होता है और फुल्ली ऐसो आराम से वो लोग रहते हैं। तो ऐसे किसानों की जो जोत होती है उसको लाभकर जोत कहते हैं। एक संगठन होता है केंद्रीय भूमि सुधार कमेटी, तो उसके अनुसार लाभकर जोत को कई प्रकार से बांटा गया है। तो लाभकर जोत उन्होंने कैसी कैसी बांटी है? अगर सिंचित भूमि है और सिंचित भूमि अगर 10 एकड़ है किसी किसान के पास में तो वो उसकी लाभकर जोत है।
अर्धसिंचित भूमि है जहाँ पे सींचने के या सिंचाई के साधन थोड़े कम हैं, तो वहाँ पे अगर 27 एकड़ भूमि किसी के पास तो वो लाभकर जोत के अंतर्गत आएगा। अगर बंजर भूमि है तो ऐसी भूमि है किसी के पास, तो अगर बंजर भूमि वाले के पास 54 एकड़ ज़मीन है तो भैया वो लाभकर जोत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये 3 जगह पे बांटा है केंद्रीय भूमि सुधार कमेटी ने लाभकर जोत को। ठीक है, अब दूसरे प्रकार पर आते हैं जो कि हमारी है पारिवारिक जोत। अब हम चल रहे हैं आजीविका के आधार पर बांट रहे हैं हम लोग जोत को। तो पारिवारिक जोत की बात करें, जो एग्रीकल्चर होल्डिंग है, अब हम उसको आजीविका के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो उसका पहला प्रकार हो गया लाभकर जोत। लाभकर का मतलब सीधा जिससे हम लाभ प्राप्त कर सकें। अब दूसरी आ जाओ पारिवारिक जोत, यानी एक किसान के द्वारा एक हल से आसानी से जोता जा सके व आसानी से उसे बोया भी जा सके। यानी एक किसान के पास इतनी जोत हो या इतनी भूमि हो जिसे वह अपने हल से आसानी से जोत सकता हो और आसानी से उसे बो सकता हो। अर्थात ऐसी जोत ना तो बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम हो। ऐसी जोत को हम लोग पारिवारिक जोत कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें एक किसान का आराम से गुजारा भत्ता चल सके, ऐसी जोत को पारिवारिक जोत कहते हैं। ना जो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, और जिस फसल पे मतलब जितनी जोत पे एक वो किसान अपना आराम से खेती भी कर सके, तो ऐसी जोत को पारिवारिक जोत कहते हैं। अगला बढ़ते हैं अनुकूलतम जोत, यानी ऐसी जोत जिससे कि एक भूस्वामी किसान द्वारा न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम उपज की प्राप्ति करता हो, अनुकूलन जोत कहलाती है या कहते हैं। यानी कोई भी भूस्वामी जो किसान है उसके द्वारा न्यूनतम संसाधनों से यानी कम से कम साधनों से अधिकतम उपज की प्राप्ति कर सके, ऐसी जोत को अनुकूलतम जोत कहते हैं। यानी अगर किसी किसान के पास कम से कम साधन है और उसकी भूमि अच्छी है, अनुकूल है उसके अनुसार, और उससे वो अधिक से अधिक उत्पादन कर सकता है, तो ऐसी जोत को अनुकूलतम जोत कहते हैं। अगला बढ़ते हैं चौथी प्रकार की जोत, बुनियादी जोत। वह न्यूनतम क्षेत्रफल जिससे कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, जो उसकी बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति हो सके, उसको बुनियादी जोत कहते हैं। तो न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती हैं, बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती हैं, वो आपकी वही आप लोग जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। भाई रोटी कपड़ा और मकान मिलता रहे, तो यही तो होती बुनियादी आवश्यकताएं हमारी। रोटी कपड़ा और मकान मिलता रहे तो भैया वो चलता रहे, इतनी ज़मीन हो किसी के पास, यानी वह न्यूनतम क्षेत्रफल जिससे कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो उसे बुनियादी जोत कहते हैं। अब लास्ट जोत आ जाती है हमारी अधिकतम जोत। तो भूमि का वह क्षेत्रफल जिसे कि एक किसान अधिकतम अपने पास रखता है या रख सकता है, उसे ही अधिकतम जोत कहते हैं। यानी भूमि का एक ऐसा हिस्सा जो एक किसान अधिकतम रख सकता है, उससे ज़्यादा वो अपने पास रख ही नहीं सकता, तो ऐसी जोत को अधिकतम जोत कहते हैं। तो बेटा ये हो गई हमारी कृषि जोत वाला टॉपिक, यानी एग्रीकल्चर होल्डिंग 2 प्रकार से होती है, एक क्षेत्रफल के आधार पर और दूसरी आजीविका के आधार पर। मैंने आपको दोनों प्रकार की बता दी। ठीक है, अब उससे आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एक है ये शॉर्ट नोट, भू उपयोग, कि भू उपयोग क्या होता है, हम भूमि का कितना उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें टोटल पूरे भारत की 100% भूमि की, ठीक, 100% भारत में कुल भूमि है, तो 100% भूमि में कितने परसेंट भूमि पर खेती की जाती है, फसल बोई जाती है, तो 100% में से 46% भूमि पर कुल बोई जाने वाली भूमि है 46%, जिस पर कोई भी भाग पर फसल बोई जाती है या बोए जाने वाला हिस्सा है जो 46% है, कह सकते हैं इस पर कृषि की जाती है। यानी 100% में से 46% भूमि पर कृषि की जाती है। ठीक है, अब बात करें यदि हमने 46% को ही मान लिया 100%, तो उस 46% में से यानी उस 100% में से 65% भूमि पर 65.6% पर खाद्यान्न खेती होती है। खाद्यान्न कौन से होते हैं, प्रमुख खाद्यान्न, मोटे खाद्यान्न और लघु खाद्यान्न, यानी जिनसे हम लोग का आराम से जीवन यापन हो सकता है या जिनसे हम लोग अपना पेट भर सकते हैं। तो अगर हम 46% टोटल भूमि पर खेती करते हैं, तो 46% को अगर हमने 100% माना, तो उस 100% में से भी 65% पे 65.6% पे सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न की खेती होती है, खाद्यान्न फसलें उत्पादित की जाती हैं। इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग। जो चीज़ ना समझ में आ रही है वो लोग कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल दिया कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा। अगला, अगर हम बात करें राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की, कहाँ है ये राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये क्या करता है, ये नए नए बीजों का अनुसंधान करता है और नई नई ट्रेनिंग देता है एग्रीकल्चर के बारे में या एग्रीकल्चर साइंटिस्टों के लिए। तो इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर है भारत में, वो कहाँ है, वो वाराणसी में है।
अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र की, तो बेटा ये आपका ज्यूरिख में है और ज्यूरिख पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन दोनों को याद कर लेना है, ठीक है। अब ज्यूरिख का सदस्य भी भारत बन चुका है। तो 2007 में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र का हिस्सा बन चुका है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय वाला है, इसमें राष्ट्रीय बीज अनुसंधान भी 2007 से इसका मेंबर बन चुका है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये चीज़ें हमने थोड़ी सी जान ली। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं प्रमुख फसलों के बारे में और उनकी किस्मों के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी भारत में प्रमुख फसलें हैं। तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा लंबा ना करेंगे हम आपके लिए 2-1 फसलें और बताएंगे हमारे भारत की जो प्रमुख फसलें हमारे इंडिया में उगाई जाती हैं, तो उनकी जो किस्में पूछ लेते हैं और मैं आपके लिए वही किस्में बताऊंगा जो यूपी के किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें फसलों, तो सबसे पहली फसल आती है हमारी धान की फसल। धान की फसल या जिसको कहते हैं हम लोग चावल की फसल, ठीक है। अगर इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा, या इसका वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। आपसे पूछ लेगा कि चावल या धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें कि बेटा धान एक खरीफ की फसल है, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा होता है। और आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो फसल आती है पूरी दुनिया में तो वो चावल ही आती है, ठीक है। और बता दें चावल के उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में अगर फर्स्ट नंबर पे बात करें तो फर्स्ट पे हमारा चीन है और सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है, ठीक है। अब उत्पादन की बात करें, ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ चावल का उत्पादन जो हमारा होता है वो हमारा चीन में होता है और सेकंड नंबर पे भारत में होता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखना। अगर भारत में बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत में नंबर 1 पे होता है हमारा, फर्स्ट नंबर पे हमारा वेस्ट बंगाल में, और आपका सेकंड नंबर की अगर बात करें भारत में तो आपका यूपी में, ठीक है, चावल का स्थान। और थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे बिहार में। ये अगर हम परसेंटेज की बात करें, उत्पादन की बात करें, टोटल की बात करें, तो ये सबसे फर्स्ट नंबर वेस्ट बंगाल में होता है चावल का उत्पादन, और सेकंड नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश में, और थर्ड नंबर पर बिहार में होता है। ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जब इनकी कृषि पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अभी हम सिर्फ और सिर्फ फसलों की वैरायटियाँ जानेंगे या इनकी कुछ किस्में जानेंगे, इनकी कुछ प्रजातियाँ जानेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी बता दे रहा हूँ आपके लिए 1-2 बातें और। अगर हम बात करें भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र की, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ या केंद्र कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है जो कि तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आपका ये मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं क्लास समझ में आ रही होगी आपको। सॉरी बेटा, जो हैदराबाद में है वो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान नहीं है। जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो हमारा कटक में है, उड़ीसा में पड़ता है जो कि, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो आपका मनीला फिलीपींस में ही है, ठीक है। आगे मैं इन चीज़ों को आपके लिए पढ़ाऊँगा जब हम लोग चावल की खेती वगैरह पढ़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे सारी फसलों के बारे में, तब आपको पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इनकी कुछ किस्में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और जिनसे सवाल आए हुए हैं, ठीक है। एक करंट का सवाल भी आपको बता दूं, अभी कुछ पिछले 1-2 वर्ष पहले काला चावल महोत्सव मनाया गया था। तो सवाल आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में काला चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया था। तो बेटा उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है सिद्धार्थनगर, वहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध चावल की वैरायटी उत्पादित की जाती है, बहुत प्राचीन भी है और बहुत प्रसिद्ध भी है, काला चावल। तो वो काला चावल का जो उत्पादन होता है वो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में होता है। और सिद्धार्थनगर जो है भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ शहर है, तो उन्हीं के प्रसाद के रूप में काला चावल की वहाँ पे खीर बनाई गई थी और प्रसाद रूप में वहाँ बांटी गई थी। तो वहीं पे मनाया गया था काला चावल महोत्सव, ठीक है। अगला आइए बढ़ते हैं। तो इसकी कुछ प्रमुख किस्में जान लेते हैं हम लोग। चावल की कुछ प्रमुख किस्में हैं। तो अगर प्रमुख किस्मों की बात करें तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट किस्में हैं कुछ। एक है माही सुगंधा, दूसरी है बारानी दीप, तीसरी है पूसा RH, पूसा
RH10, ये बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, इसकी किस्म है। अगली है पूसा सुगंधा 5, अगली जया, पद्मा। और जो आपकी पूसा RH10 है, ये बासमती की एक हाइब्रिड फसल है या हाइब्रिड प्रजाति है। कौन सी? पूसा RH10 बासमती की एक संकर प्रजाति है, बासमती की एक हाइब्रिड प्रजाति है। अगली इसकी किस्में जानते हैं, कृष्णा, और इसके बाद हंसा, जामुनी, करुणा, अमन, सुरुचि, सह्याद्री, साकेत, कावेरी, लूनाश्री, जगन्नाथ कावेरी, विजय, अन्नपूर्णा, और उसके बाद बाला, रत्ना, शुष्क सम्राट, और लास्ट में आपकी गोविंद। ये कुछ चावल की या धान की प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, आप कहोगे भैया इतनी सारी याद कैसे होंगी? तो भैया ये सारी याद ही करनी है। वैसे तो हज़ारों किस्में हैं चावल की हमारे जो भारत में उगाई जाते हैं, लेकिन ये वही किस्में मैंने आपको लिखवाई हैं जिनसे सवाल बने हैं या जिनसे सवाल आए हुए हैं। तो इनको रटना नहीं है, आपको रट भी नहीं पाओगे, मैं भी नहीं रट पाता हूँ। आपको इनको 4-5 बार पढ़ना है। ठीक, कि चावल कौन कौन सी किस्में? माही सुगंधा, बारानी दीप, पूसा RH10, पूसा सुगंधा 5, जया, पद्मा, और कृष्णा, हंसा, जामुनी, करुणा, अमन, सुरुचि, सह्याद्री, साकेत, कावेरी, लूनाश्री, जगन्नाथ कावेरी, विजय, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना, शुष्क सम्राट या गोविंद। आप देख रहे हैं कि 80% फीमेल के नाम पर इनकी किस्में हैं और 20% आपकी जेंट्स के नाम पर हैं। तो इसको आप 4-5 पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद होने का मतलब है आप अगर सवाल देखेंगे परीक्षा में तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चावल की प्रमुख किस्में। अब बात करते हैं अगर हम लोग गेहूँ की, तो गेहूँ की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में बात करते हैं। तो बेटा गेहूँ का जो आप जानते हैं वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वो होता है आपका ट्रेटिकम एस्टिवम। ठीक है, स्पेलिंग चाहें तो स्पेलिंग लिख लेना, ट्रेटिकम एस्टिवम। तो ट्रेटिकम एस्टिवम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगर बात करें कि गेहूं के उत्पादन की, अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन भारत में कहाँ होता है, तो अगर गेहूं उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश वैसे तो प्रथम स्थान पे है, लेकिन अगर हेक्टेयर के हिसाब से बात करें तो नंबर 1 पे पंजाब है। ठीक है, हेक्टेयर के अनुसार से पंजाब नंबर 1 पे है और फिर सेकंड नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, और बात करें अगर उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन होता है, तो हरदोई जिला है उत्तर प्रदेश का जिसमें सबसे ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हमें नहीं जाननी है, हमें जाननी है अभी सिर्फ और सिर्फ इनकी फसलों की कुछ प्रजातियाँ, इनकी कुछ वैरायटियाँ, इनकी कुछ किस्में। ठीक है, तो गेहूँ की इंपॉर्टेंट कुछ किस्में पढ़ लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहली फसल है बेटा, इसकी पहली जो प्रजाति है वो है इसकी लरमा रोजो 64A, दूसरी है सोनारा 64, तीसरी है राज T77, अगली है सोनालिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लेना इस पर। अगली है पूषा सिंधु, अगली है गंगा UP 308 या चंद्रिका, चंद्रिका भी इंपॉर्टेंट है। अगली है देश रतन, भवानी, प्रभानी, प्रताप। तो जो प्रताप नाम की जो फसल है या वैरायटी है इसकी गेहूं की, तो प्रताप नाम से गेहूं के अलावा मक्का की भी वैरायटी है ये प्रताप। ठीक है, अगला कल्याण सोना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी गई हुई है। अगली अर्जुन, कुंदन, मैक्रोनी। जो मैक्रोनी है ये बेटा एक गंठे नस्ल का गेहूं का पौधा है और इसमें होता क्या है, ये सूखा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मैक्रोनी जो है वो सूखा वाले क्षेत्र में उत्पादित करने वाली गेहूं की एक वैरायटी है। इसके बाद में आते हैं शरबती, सोनारा। ये दोनों म्यूटेशन वाली फसलें हैं, कह सकते हैं ये दोनों जेनेटिक्स से बनाई गई हैं, ये हाइब्रिड फसलें हैं। कौन सी? शरबती या सोनारा। ठीक है, आगे आते हैं नैरिन 10 या नौरिन 10। तो जो नौरिन 10 है ये बौनी प्रजाति है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली है गिरजा गोमती, अगली है कंचन। जो कंचन है बेटा, तो कंचन गेहूं की तो प्रजाति है ही है, इसके अलावा ये आंवला की भी प्रजाति है कंचन। उसके बाद में अमर। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट प्रजातियाँ थी गेहूं की, जिनको आपको बार बार 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, और ज़्यादातर सभी लोग गांव से रिलेटेड हैं, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि 4-6 तो गेहूं की, धान की, चावल की वैरायटियाँ तो सबको याद भी होंगी, है ना। तो बेटा आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।